हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हमने जो 23.2 नाम से एक लेक्चर था उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मैच द फॉलोइंग था, और उसके आंसर शायद मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है उसमें। तो उसके लिए बिग सॉरी आप सभी से। और वो क्वेश्चन क्या है मैं एक बार उसको डिस्कस करता हूँ, साथ ही साथ वो एक्चुअल में क्वेश्चन क्लाउड से रिलेटेड था। तो क्लाउड्स के एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम फिर से एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं 2 मिनट 4 मिनट में, जिसके बेसिस पर क्लाउड वाला भी रिवीजन हमारा हो जाए। सबसे पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में एक तरफ तो क्लाउड्स दिए हुए थे और दूसरी तरफ वेदर कंडीशंस दिए हुए थे कि इन क्लाउड्स का वेदर कंडीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 4 प्रकार के यहाँ पर क्लाउड दिए हुए थे। सबसे पहले आपने एल्टो स्ट्रेटस दिया हुआ था, दूसरे नंबर पर ये क्यूमुलस दिया हुआ था, तीसरे नंबर पर यहाँ पर स्ट्रैटो क्यूमुलस था, और चौथे नंबर पर सीरस था। यहाँ पर कुछ जो वेदर कंडीशन दिए हुए थे यहाँ पर दिया हुआ था, एक तो इंपेंडिंग रेन और स्नो, और यहाँ पर इसके बाद फेयर वेदर दिया हुआ था, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, और लास्ट में दिया हुआ था शॉवरिंग वेदर। तो इन सब के लिए आपको याद भी होगा कि ये क्वेश्चन था और ऑप्शंस जो भी हैं हम इसको स्किप करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर मैच द कॉलम में देखते हैं कि किसका क्या क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पर अब इसके लिए मैं आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पर सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद इसमें मैच द कॉलम करेंगे। अब यहाँ पर देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स के अंदर में हमने क्या देखा था, 3 टाइप्स के स्ट्रैटिफिकेशंस में हम लोग क्लाउड्स को देख रहे थे। सबसे ऊपर हमने पढ़ा था सीरस क्लाउड को, बीच में हमने पढ़ा था कि एक एल्टो आएगा, और सबसे नीचे वाला जो लेयर होगा उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेटस। इतनी बातें की थी हमने। अब देखो क्या होगा कि इन्हीं सब क्लाउड्स के बेसिस पर हमको पता होना चाहिए कि हर एक लेयर में ये क्लाउड्स कितने हाइट से कितने हाइट तक रहते हैं। अब देखो, इनको हम लोग बोलते हैं हाई क्लाउड्स, इनको बोलते हैं मिडिल क्लाउड्स, और एकदम लास्ट वाले को लो क्लाउड्स या फिर लोअर क्लाउड्स बोलते हैं। अब इनके बाद भी देखो, सिरस के अंदर भी हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो सिरस होगा ही, साथ ही साथ एक होगा सिरो क्यूमुलस और एक होगा सिरो स्ट्रेटस। तो ये तीनों लाइन से मिलेंगे। सिरस जो होगा वो सबसे ऊपर मिलेगा, इसके बाद जो मिलेगा वो सिरो क्यूमुलस मिलेगा, और फिर इसके बाद जो मिलेगा वो सिरो स्ट्रेटस होगा। इन सबका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा था कि ये क्या बोलते हैं, फेदरी लाइक स्ट्रक्चर्स में हुआ करते थे। रेनलेस क्लाउड से बहुत ही फेयर वेदर होता है जब भी ये सिरस वगैरह होते हैं। तो यहाँ से एक ऑप्शन हमको मिलता है कि सिरस का जो है वो फेयर वेदर ही आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये क्लाउड कभी भी बारिश नहीं कराएंगे, जो भी सबसे ऊपर वाले होते हैं कभी भी बारिश नहीं कराएंगे। ये केवल ऐसी विस्पी टाइप ऑफ क्लाउड होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, रेनलेस क्लाउड्स होते हैं। इनको इसीलिए क्या बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी बोलते हैं इनको। फेदरी लुक होता है हमेशा। नॉर्मली देखा जाए ना तो ये वेस्ट के डायरेक्शन में मूव करते हैं, और कहीं भी मतलब हमेशा ये तब दिखते हैं जब हेवी रेनफॉल हो चुका होता है। जब हेवी रेनफॉल हो जाता है तो हमको पता है ना कि वो क्यूमुलो निम्बस वाला जो नहीं आपने पढ़ा था, एनुअल शेप बनता है। तो ये मुझे लगता है कि जो भी ये इधर इधर जो बादल भागते थे ये बाद में सिरस क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर रेन बियरिंग क्लाउड्स होते नहीं थे, तो इसलिए वो सिरस क्लाउड्स के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मिडिल क्लाउड्स। मिडिल क्लाउड्स में नॉर्मली जैसे कि अगर इनमें भी 3 क्लासिफिकेशन जैसे हमने किए थे, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको फिर से ऊपर ले जा रहा हूं। और सिरो क्यूमुलस की अगर हम बात करें, सिरस क्लाउड हमने देखा, सिरो क्यूमुलस जो कि हमने बताया बीच वाला है। सिरो क्यूमुलस जो होते हैं वो बेल्स ऑफ कॉटन, जैसे कि क्या बोलते हैं, कॉटन का जो ये बॉल होता है ना, कॉटन बॉल जैसे दिखते हैं। और ये फिशी स्ट्रक्चर वाला जो हम लोग बचपन में बादल बनाया करते थे ऐसे ऐसे वाला, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली सिरो क्यूमुलस का होता है। सिरो स्ट्रेटस की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेटिफाइड लेयर्स में होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये सन का हेलो इफेक्ट देते हैं, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर देखो एल्टो क्लाउड्स में मिडिल क्लाउड्स मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं। जैसे कि एल्टो कार जो आती है वो मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो उसको खरीदती है, उसी हिसाब से जो एल्टो होता है वो एल्टो मिडिल क्लास क्लाउड्स या फिर मिडिल क्लाउड्स को भी दर्शाता है, ठीक है? तो एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस, ये 2 टाइप यहाँ पर मिलते हैं केवल। तो यहाँ पर देखो, जो एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस हैं दोनों की ये बातें होती है कि थोड़ा ग्रे कलर के होते हैं, बहुत हल्का ग्रे होता है इनका, बिल्कुल व्हाइट कलर के नहीं, थोड़ा ग्रे कलर के होते हैं। और ये भी एक हेलो इफेक्ट देते हैं बादल में, और इनसे थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, क्योंकि देखो जहाँ पर भी ग्रे कलर होगा आप समझना कि वहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो इट कैन कॉज ड्रिजल, छोटी मोटी बारिशें हो सकती हैं। और कैन ऑब्सक्योर द सन को भी ये रोक सकते हैं, ठीक है, कि धूप इनके साथ पार ना हो। एक तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में भी हमने पढ़ा था, और साथ ही साथ एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस के बेसिस पर भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने बात किया है कि कैन ड्रिजल, तो यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि एल्टो स्ट्रेटस लिखा हुआ है, और एल्टो स्ट्रेटस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये इंपेंडिंग रेन और शॉवर ये दे सकता है, स्नो दे सकता है। तो यहाँ पर 1 का ए हम लिखते हैं, ठीक है? ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं स्ट्रेटस वाले क्लाउड में। स्ट्रेटस में देखो क्या होता है कि इसमें बेसिकली 5 टाइप के क्लाउड्स होते हैं सबसे ज्यादा। तो इसमें एक तो क्यूमुलोनिम्बस होगा, क्यूमुलोनिम्बस को भी इसमें नहीं, 5 टाइप में हटाता हूं इसको यहाँ से। यहाँ पर इनको हम बेसिकली स्ट्रेटस को लो क्लाउड्स बोलते हैं। लो क्लाउड्स वही कॉटन लाइक और वाटर क्लाउड्स होते हैं ये बेसिकली। इसमें जो भी एक तो आता है निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस जो होता है वो ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, डार्क क्लाउड्स होते हैं, छोटे क्लाउड्स होते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स होते हैं जो कि एक बड़ा एरिया कवर करते हैं। और इनसे इनको एक नाम से आप इनको हमेशा समझना, ये किसी बात हो रही है, निम्बो स्ट्रेटस की बात हो रही है। निम्बो स्ट्रेटस को हम लोग कैट्स एंड डॉग्स क्लाउड्स भी बोलते हैं। कैट्स एंड डॉग्स क्लाउड्स का मतलब है कभी बारिश होगी, कभी नहीं होगी, कभी धीमी होगी, कभी तेज होगी, तो इस हिसाब से ये निम्बो स्ट्रेटस होते हैं, ठीक है? दूसरा जो आता है वो आता है क्यूमुलस। क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं वो क्यूमुलस बेसिकली जो होगा वो क्यूमुलस हमेशा सी क्लाउड्स होते हैं, ये आप ध्यान रखना। ये ओशन सर्फेस के ऊपर ही बनते हैं, बहुत ही लो क्लाउड्स होते हैं, और ये भी बारिश करा सकते हैं, ठीक है? तो ये भी बारिश करा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेन है ना, कि दे कैन शावर। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ रेन आ रहा है, तो इसलिए क्यूमुलस को हम लोग मिला देंगे सी से, ठीक? अब यहाँ पर एक और बात आती है, एक आता है हमारा स्ट्रेटोक्यूमुलस। स्ट्रेटोक्यूमुलस की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेटोक्यूमुलस जैसे कि क्यूमुलस क्लाउड्स जो था वो बेसिकली ओशन सर्फेस के ऊपर बनता था, स्ट्रेटोक्यूमुलस कहीं पर भी बन सकता है, और लगभग ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के रेनफॉल्स को करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो शॉवरिंग वेदर है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक स्ट्रेटस क्लाउड्स की बात करेंगे हम। स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं वो लोएस्ट क्लाउड होते हैं, और स्ट्रेटस क्लाउड अपने आप में फॉगी कंडीशन डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? तो ये क्विक रिवीजन था क्लाउड्स के बेसिस पर, आपको पता चल गया होगा। और इसका आंसर जो होगा अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का ए, 2 का यहाँ पर 2 का क्या होगा सी, 3 का यहाँ पर हो जाएगा डी, और यहाँ पर 4th का हो जाएगा 4th का बी, ठीक? तो ये आंसर होगा यहाँ पर ए, या फिर मैंने शायद नंबर अलग कर दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन में, इधर एबीसीडी दिया था, इधर 1 2 3 4 दिया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैच करना। फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो अब आप आगे से इन चीजों को ध्यान रखना। जो भी पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं वो अपने लास्ट क्लास में जाके वापस से उस पीडीएफ का जब भी प्रिंट आउट आपने निकाला है उसको खोल के उसमें आराम से सारे एडिशन वाले पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है? एक्चुअली में क्या होता है कि क्लाउड्स का बहुत सारा क्लासिफिकेशन किया गया है, तो सबने अपने अपने हिसाब से उसको क्लासिफाई किया हुआ है, इसलिए कभी कभी डाउटफुल सिचुएशन बन सकते हैं कि इनको हम कैसे टैकल करें।
आज के इस पूरे लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं, दो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। एक तो हमारा होगा जेट स्ट्रीम, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और काफी दिन से मैं इसकी बात कर रहा था लेकिन हमने अभी तक पढ़ा नहीं था। और एक टॉपिक और है जिसकी मैं काफी दिन से बात कर रहा था, हमने पढ़ा नहीं था, उसका नाम है फ्रंट्स। फ्रंट्स में कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, मतलब एयर मास पढ़ेंगे और एयर मास से रिलेशन में जो भी फ्रंट्स बनते हैं वो उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जेट स्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेट स्ट्रीम, चूंकि एक प्रकार का जियोस्ट्रॉफिक विंड ही है, जियोस्ट्रॉफिक विंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो आप बता दो फटाफट से जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है, याद है क्या आपको? बिल्कुल सही, ऐसा ही कुछ जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम एटमॉस्फेरिक लेवल से 2 से 3 किलोमीटर की ऊपर की ऊंचाई पर उड़ते हैं तो वहां पर हमने पढ़ा था कि नॉर्मली जो विंड सिस्टम होता है उसके पीछे 3 फोर्सेस रिस्पांसिबल होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक बात यहां से तय होती है, जब ये 2-3 किलोमीटर ऊपर चल देगी तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला था अब ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो ये इसकी वेलोसिटी अपने आप में बढ़ जाएगी और हमने ये पढ़ा था कि भाई जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा कोरियोलिस इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो यहां पर हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी 2-3 किलोमीटर के ऊपर जहां पर प्रेशर ग्रेडियंट भी थोड़ा धीरे से बढ़ जाता है, कोरियोलिस इफेक्ट भी बढ़ जाता है, तो जो भी मान लो कि ये अर्थ का और ये इक्वेटर है और यहाँ पर विंड सिस्टम ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, हमने पढ़ा था कि यहाँ से रेज होता है और ये किधर तरफ जाता है, ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल लेवल पर जाता है। तो जब ये सब ट्रॉपिकल लेवल पर जाने लगेगा तो यहाँ पर भी मान लो जा रहा है तो ये कोरियोलिस इफेक्ट इसमें बहुत ज्यादा लगता है और ये पूरा 90 डिग्री बेंड हो जाता है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते थे कि भाई अगर यहाँ पर हम प्रेशर ग्रेडियंट को ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट हमारे लैटिट्यूड के पैरेलल तो आएंगे, ये रहे प्रेशर ग्रेडियंट। तो हमने पढ़ा था एक तो ये, और दूसरा हमने पढ़ा था कि यहाँ पर होते हैं कुछ आइसोबार्स। आइसोबार्स का क्या मतलब है? आइसोबार्स वो लाइन होती है जहाँ पर सिमिलर प्रेशर होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन तो ये है और आइसोबार्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी जियोस्ट्रॉफिक विंड होगा अगर वो इस डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है तो या तो हम आइसोबार के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें कि आइसोबार के पैरेलल होता है, या फिर हम ये डिफाइन करें कि प्रेशर ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर हमारा जियोस्ट्रॉफिक विंड होता है। तो ये समझ में आ गया आपको जियोस्ट्रॉफिक विंड कैसे डिफाइन करना है, क्या होता है और कैसे बनता है। अब जो ये जो जेट स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं ना, ये जेट स्ट्रीम भी समझो कि कुछ ना कुछ करके जियोस्ट्रॉफिक विंड ही है, यही सब मैंने बात किया है। तो यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन अच्छा हमारे दिमाग में आता होगा हमेशा से कि व्हाई विंड्स डोंट फ्लो फ्रॉम ट्रॉपिकल हाई प्रेशर डायरेक्टली टू द पोलर रीजन, मतलब कि यहाँ से उठता है तो सीधे इधर ही जाके क्यों नहीं गिरता, ये बीच में टूट क्यों जाता है। तो हमने इसके पीछे बहुत ही बढ़िया तरीके से रीजंस पढ़े थे कि देखो क्या होता है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 30 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के साथ ये डिसेंड करने लगता है और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रेशर बेल्ट सिस्टम बनता है, इस पर कोरियोलिस इफेक्ट भी पड़ता है जिसकी वजह से ये घूम जाता है और वहां पर भी इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा देर तक एक्सटेंड हो जाती है। मतलब कि आप खुद ही सोचो कि आपको यहाँ से यहाँ जाने में सीधे ज्यादा टाइम मतलब दम लगेगा कि ऐसे जाने में टाइम लगेगा। तो ये देखो इतना दूर ट्रैवल किया इसने तब जाके यहाँ पे पहुंचा है। अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो ये तो इधर पहुंचने की क्षमता रखता था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स इसको बेंड कर देता है, इसलिए इसको ज्यादा मेहनत लग जाती है पोल तक पहुंचने में, इसलिए थक जाता है और थक जाता है मतलब फोल्ड हो जाता है और ये नीचे की तरफ गिरने लगता है और ये इसीलिए यहीं पर टिक जाता है, यहीं पर सबटेंड मतलब नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसी की वजह से हमने 3 सेल्स पढ़े थे, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, और हमने बताया कि भाई देखो अगर एक बिग सेल को अगर हमने इस 3 सेल से रिप्लेस कर दिया तो भी इफेक्ट मोर और लेस सिमिलर ही पड़ता है, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है अगर ये 3 सेल में भी बनता है तो भी। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है तो उसके पीछे 2 रीजन हमने पढ़े। सबसे पहला कि एयर जो है ऊपर की तरफ जाती है तो काफी ठंडी हो जाती है, कोरियोलिस इफेक्ट लगता है, तो इन 2 रीजन की वजह पर आप चीजों को डिफाइन इस तरीके से कर सकते हो। चलो अब हम आते हैं जेट स्ट्रीम के ऊपर। तो जेट स्ट्रीम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जेट स्ट्रीम अपने आप में एक प्रकार का जियोस्ट्रॉफिक विंड है। सिंपल सी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। देखो ये जियोस्ट्रॉफिक विंड या फिर ये जो जेट स्ट्रीम है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब भी कहीं पर जेट लगता है तो हमको क्या समझ में आता है कि भाई बहुत फोर्सफुल कुछ भी होगा, मतलब जो भी होगा इससे, जैसे कि शावर जेट्स आते हैं तो शावर जेट से क्या निकलता है, बहुत तेजी से पानी बाहर निकलता है, या फिर कुछ भी कहीं पर भी जेट लगा हो जैसे कि जेट प्लेन्स होते हैं तो ये अपने आप में बहुत तेजी से भागते हैं। तो इस हिसाब से जेट स्ट्रीम्स होगी, तो स्ट्रीम्स मतलब क्या, मतलब कि जो भी एयर स्ट्रीम्स होंगी वो एयर की स्ट्रीम्स में जेट लगा दो तो बहुत तेजी से भागने वाला कोई एक स्ट्रीम होगा, मतलब कि कुछ एक एरिया में ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर में अपना विंड सिस्टम जो है वो बहुत तेजी से आगे भागेगा, यही बात होगी। ओके, तो ये कुछ ऐसा फिजिकली आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि जब भी हम 6 से 11 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर होते हैं तो ये जेट स्ट्रीम देखने को मिलता है, और ये जेट स्ट्रीम कुछ परमानेंट विंड सिस्टम बनाती है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर वाले हिस्से, मतलब 6 से 11 किलोमीटर ऊपर। यहाँ पर होता यूं है कि 2 अलग अलग टेम्परेचर्स के एयर मासेस मिलते हैं। ठीक है, जब भी ये मिलते हैं तो अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आपस में मिक्स तो हो नहीं पाते क्योंकि इनका टेम्परेचर काफी अलग है, और हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इससे कहीं ना कहीं तो डेंसिटी का रिलेशन आएगा ही आएगा। भाई जो टेम्परेचर जिसका जितना ज्यादा है उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, जिसका टेम्परेचर जितना कम है उतना डेंसिटी ज्यादा होगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसीलिए ये दोनों आपस में इंटरमिक्स नहीं होते हैं। जब इंटरमिक्स नहीं होते, मान लो इधर से आ रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है, दोनों में टक्कर हुआ तो ये कुछ इस डायरेक्शन में फोल्ड कर सकते हैं, मुड़ जाएंगे, लेकिन साथ में कभी भी आपस में हेड टू हेड कोलिजन करने के साथ एक दूसरे से इधर इधर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए आप देखो कि यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट से भी टर्न हो रहे थे और साथ ही साथ इधर भी कुछ प्रेशर लग गया, तो क्या होता है कि जो भी दमदार फोर्स होगा उस दमदार फोर्स के डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट जहां लगेगा उधर ये घूम जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है वो लगभग 20 डिग्री लैटिट्यूड के पास में देखने को मिलता है, दोनों ही हेमिस्फीयर में बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। अब ये बनता कैसे है, सिंपल सा फंडा है जो कि हमने अभी तक अपने हेडली सेल में देखा था कि हेडली सेल में क्या होता है कि इक्वेटर से चीजें ऊपर उठती हैं, मतलब कि अगर ये इक्वेटर रहा है तो इक्वेटर से क्या होगा, चीजें ऊपर की डायरेक्शन में उठेंगी और फिर ये इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी। इधर जाते जाते हमने पढ़ा था कि एक जगह पर ये गिरने लगती हैं। तो यहाँ पर आप खुद ही समझो कि जो विंड यहाँ पे ट्रैवल कर रही है वो यहाँ वाला क्या, अगर यहाँ पर अगर हम इसको बताएं और जो कि अभी तक हम जियोस्ट्रॉफिक विंड की बात कर रहे थे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर ये जियोस्ट्रॉफिक विंड में कन्वर्ट हो जाए और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री टर्न हो जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है जेट स्ट्रीम में, यही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। तो ये जब इस डायरेक्शन में टर्न हो जाता है 90 डिग्री तो ये पूरे अर्थ पर इस सर्कम नेविगेट करने लगता है, यहाँ से जाता है इधर से मिलता है, मतलब कि एक प्रकार का हम इसको वेस्टर्ली बुला सकते हैं क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको देखो वेस्टर्ली जेट भी बोलते हैं। ठीक, बात ये होगी कि ये अपने राइट हैंड साइड घूमेगा और यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड घूमेगा, तो ये भी और ये भी दोनों के दोनों ही वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए दोनों को ही हम वेस्टर्लीज बुला सकते हैं। मतलब कि जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं। इतने बात समझ में आया क्या? अब देखो ये कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मोर और लेस चीजें वही लिखी हैं जो कि हमने इसके पहले अभी तक पढ़ी थी, तो उसी चीज को रिपीट कर दिया गया ताकि आप एक बार रिवाइज करो तो कुछ भी लैग ना हो। जेट स्ट्रीम के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सर्कमपोलर नेचर के होते हैं, मतलब ये इधर से शुरू होंगे तो ऐसे ऐसे करके ये मियांडरिंग शेप क्यों होता है, कैसे ये सांप की तरह चल रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये था कि ये सर्कमपोलर नेचर के होते हैं, मतलब जो अर्थ का एक्सिस है इस अर्थ के एक्सिस के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए इनका सेंटर जो है वो सिंपल एक्सियल सेंटर ही होगा। फिर नैरो कॉन्सेंट्रेटेड बैंड्स होते हैं। नैरो कॉन्सेंट्रेटेड बैंड मतलब कि पतले बैंड होते हैं। अब पतला ऐसा भी नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की बात हो रही है, पूरे अर्थ की एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, वो भी 6 से 11 किलोमीटर ऊपर। तो यहाँ पर 50 से 150 किलोमीटर के चौड़े ये होते हैं, लेकिन फिर भी इनको नैरो ही कहा जाता है इन कंपैरिजन टू होल एटमॉस्फेयर। पूरे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में तो बहुत ही पतले दिखते हैं, इसीलिए इनको नैरो बोला जाता है। कंसंट्रेटेड बैंड्स होते हैं,
प्रेशर सिस्टम या फिर प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है ना, यहाँ पर वो अचानक से काफी पास पास आ जाता है, तो इसकी वजह से काफी कंसंट्रेटेड होते हैं। कंसंट्रेटेड इस हिसाब से भी होते हैं, अभी आगे हम देखते हैं कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ही ये काम करते हैं। एक आता है मियांडरिंग। मियांडरिंग नाम से आपको एक बात याद आई होगी कि जब भी हम लोग रिवर का आउटफ्लो देख रहे थे तो हमने देखा था कि जब रिवर अपनी यूथफुल स्टेज में नहीं और ना ही अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, बल्कि जब अपने बीच वाली स्टेज में होती है तो इरोजन के फॉर्म में ये रिवर्स मियांडर करती है, मतलब कि ये सांप जैसा चलने लगती है। सिमिलर इसी तरीके से ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये भी मियांडर करते हैं। अब इनके पीछे का रीजन देखो ये है कि जब भी ये आगे बढ़ते हैं ना तो देयर आर सर्टेन हाई प्रेशर बेल्ट्स और सर्टेन लो प्रेशर बेल्ट, और इन लो और हाई के चलते ये बेंड कर जाते हैं। अब ये बेंड देखो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इनके बारे में भी एक वीडियो देखेंगे तो हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिरकार टेंपरेचर डिफरेंस से, प्रेशर डिफरेंस से होता क्या है। देखो नॉर्मली क्या होता है, हमको पता है कि इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिकल रीजन तक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वार्म रीजन होता है, और यहाँ पर अगर पोलर से लेकर इधर की बात करेंगे तो यहाँ पर कोल्ड वाला होता है। बात बिल्कुल सही है। जब भी विंड सीधे सीधे वेस्टर्ली चलती रहती है तो कभी कभी ये कोल्ड वाले ऊपर से नीचे की तरफ धक्का लगाते हैं और कभी कभी वार्म यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ धक्का लगाते हैं। तो इस वे में क्या होता है, एक फोर्स यहाँ पर लगता है, दूसरा फोर्स यहाँ लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये बेंड हो जाता है। जब भी ये बेंड होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा और यहाँ पर दूसरा प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा। तो जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, हमें पता है कि गर्म वाला रीजन है, तो गर्म वाले रीजन में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एक प्रेशर बनेगा और यहाँ पर भी एक प्रेशर बेल्ट बनेगा, तो दोनों के चलते ये आपस में प्रेशर राइज करेंगे। बहुत बार होता है कि जैसे हमने देखा था ना कि ये कट जाते हैं, ऑक्सबो लेक बन जाते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है कि ये बाद में क्या होगा ना, यहाँ से मान लो ये पूरा पूरा प्रेशर बेल्ट ही हट गया, इधर से ये वाला प्रेशर बेल्ट हट गया, तो ये वापस से फिर अपने सीधे पाथ में आ जाएंगे, मतलब फिर से ऐसे हो जाएंगे। ठीक, तो ये मियांडर करते रहते हैं, सीधे होते रहते हैं, मियांडर करते रहते हैं, सीधे होते रहते हैं, ये ऐसा इनका आपस में चलता रहता है। तो इस बेसिस पर हमने देखा कि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक मियांडर भी है। अब ये जो मियांडर करते हैं ना, ये वेवी स्ट्रक्चर्स के हो जाते हैं। तो वेवी में क्या होता है कि साइंटिस्ट थे रॉसबी के नाम से, तो उन्होंने अपने नाम पर इसको क्लियर कर दिया कि भाई ये जो है ये रॉसबी वेव्स होगा, तो ये हमारा रॉसबी वेव्स बन गया। रॉसबी वेव्स क्या है, एक प्रकार का वही नेचुरल फिनोमेना है जिसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारा प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर के अंदर में ये जो हमारे जेट्स होते हैं, ये जेट्स वेवी स्ट्रक्चर हो जाते हैं, और कभी कभी आप देखो कि यहाँ से फिर ये मियांडर करते हुए हट भी जाएंगे, तो फिर यहाँ पर एक अकेला लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा और ये फिर आपस में इसी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो ये जो जिगजैग लाइन है या फिर हम देख रहे हैं मियांडरिंग लाइन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यही है रॉसबी वेव्स। समझ में आ गया रॉसबी वेव्स कैसे बनते हैं, कैसे अपने आप हट जाते हैं। तो देखो क्या होता है, रॉसबी वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन पोलर एयर मूव्स टुवर्ड्स इक्वेटर व्हाइल ट्रॉपिकल एयर मूव्स टुवर्ड्स पोलवर्ड, यही हमने बात किया। तो इसी बेसिस पर हमने देखा। अब ये है कि देखो ये अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर पे बनते हैं, मतलब कि जहां पर ट्रोपोपॉज देखने को मिलता है ना, वहां पर ये जेट स्ट्रीम्स बनते हैं। अब जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि दो जेट स्ट्रीम बन रहे हैं, एक तो बनता है सब ट्रॉपिकल जेट और दूसरा क्या बनता है, पोलर जेट। इन दोनों को ही हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों के बनने का जो एक ट्रेंड है या फिर जो एक पैटर्न है या फिर जिसके पीछे का जो एक रीजन है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम एक तो देख रहे थे पोलर जेट स्ट्रीम, इसकी हाइट जो है वो मुश्किल से 6 से 9 किलोमीटर की ऊंची होती है, और ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है इसकी हाइट कम से कम 10 से लेकर 16 किलोमीटर तक की होती है। तो अब आप बताओ कि ये कम क्यों है, ये ज्यादा क्यों है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। बत्ती जल के ये समझ में आएगा कि जो भी ट्रोपोपॉज होता है ना, हमने पढ़ा था कि इक्वेटर के पास में लगभग 18 किलोमीटर का होता है और पोलर रीजन में लगभग 8 किलोमीटर का होता है। तो यहाँ पे जब हम अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, इक्वेटर अगर ये है हमारा इक्वेटर है, ठीक है, इस इक्वेटर से जब हम 30 डिग्री नॉर्थ आएंगे तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर लगभग 16 किलोमीटर की हाइट अचीव करेगा, और 60 डिग्री की हाइट पर आते आते ये 6 से 9 किलोमीटर, मान लो 9 किलोमीटर की हाइट ले लो, तो ये 9 किलोमीटर की हाइट में मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसीलिए क्या होता है, ये अलग अलग लेवल्स पर बहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखो जो हम वो बात करते थे कि इनकी वेलोसिटी जो होती है या फिर ये नैरो होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी है ये बड़ी ही अजीबोगरीब और बिल्कुल आप देखोगे कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर में एक के अंदर एक पाइप बना लेते हैं। जैसे कि मान लो जो सबसे अंदर वाला, जो सबसे नैरो होगा, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, 140 माइल्स पर आवर की स्पीड होगी। उसके बाहर जो होगा वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है, मतलब जो बिल्कुल सेंटर वाला पाइप है, सेंटर वाले पाइप की स्पीड बहुत ही भयानक होगी, बहुत ही तेज होगी। अब क्या होता है कि देखो प्रेशर ग्रेडियंट का सवाल होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेशर ग्रेडियंट जैसे जैसे हम अंदर जाते चलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट अचानक से बढ़ने लगता है। तो जब भी प्रेशर ग्रेडियंट अचानक से बढ़ेगा तो हमको पता है कि इनकी स्पीड और तेज होगी। जब इनकी स्पीड और तेज होगी तो इन पे और तेज कोरियोलिस फोर्स लगेगा, जब और तेज कोरियोलिस फोर्स लगेगा तो ये 90 डिग्री में और तेजी से भागेंगे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं कि इनकी वेलोसिटी जो है वो काफी ज्यादा है। साथ ही साथ देखो टेंपरेचर भी इन्फ्लुएंस करता है वेलोसिटी को, तो यहाँ पर जैसा टेंपरेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपनी स्पीड को चेंज करते रहते हैं। यूजुअली जैसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जितना हम लोग रेगुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक्चुअल में इतना रेगुलर भी नहीं होता है। देखो कहीं कहीं जहाँ पर टेंपरेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस टेंपरेचर डिफरेंस में प्रेशर ग्रेडियंट भी उतना तेज होगा, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो लगभग कितना 250 माइल्स पर आवर या फिर 402 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने लगता है। और जहाँ पर इतना टेंपरेचर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है तो वहाँ पर 110 माइल्स पर आवर या 177 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लगभग चलता है। ऑन एन एवरेज अगर बात किया जाए तो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो मोर और लेस 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। विंटर में ऐसा चलता है, समर में थोड़ा सा कम हो जाता है, समर में थोड़ा कम नहीं काफी कम हो जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है समर में। इसके पीछे आखिर आप सोचो रीजन क्या होगा। देखो विंटर में क्या है ना कि पोलर साइड में आप देखोगे तो टेंपरेचर बहुत गिर जाता है, इसकी वजह से जो टेंपरेचर डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा कि जब टेंपरेचर में डिफरेंस ज्यादा होगा तो जेट स्ट्रीम फास्टर चलेगी, इसीलिए विंटर में टेंपरेचर डिफरेंस ज्यादा मिल जाता है, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई। जो भी हाई वेलोसिटी जेट स्ट्रीम्स होगी इनका कोर जो होगा वो सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो जो भी जेट स्ट्रीम्स की हम बात कर रहे थे उनके पीछे हमें पता है कि ये अपने लो विंड्स से बाउंडेड होती हैं, मतलब कि जो सेंटर वाला पाइप होगा ये सेंटर वाला सबसे ज्यादा तेज बनेगा, ये उससे कम, ये उससे कम, और फिर बाहर आते आते ये वाला इतना कुछ बचा नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये जो जेट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ अपर लेवल वेस्टर्लीज। तो अपर लेवल वेस्टर्लीज में यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि अपर लेवल के ही वेस्टर्लीज होते हैं। तो जो भी जेट स्ट्रीम्स होते हैं अपने विंड के फ्लो के कारण क्या होता है कि ये अगर पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से इक्वेटर से हमने क्या पढ़ा था कि पोल की तरफ जाना चाहते थे और इधर जाते जाते ये इधर तरफ बेंड हो जाते हैं ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, ये जियोस्ट्रॉफिक विंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये इनका डायरेक्शन ऑरेंज वाला कुछ इस हिसाब से होगा, ये लगभग आप देखोगे 30 डिग्री लैटिट्यूड पे बनते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ और ये वाला 30 डिग्री साउथ। अब यहाँ पर जब भी होगा ऐसा तो आप खुद ही समझ रहोगे यार कि जब हम यहाँ पे बता रहे थे कि इक्वेटर से इधर जा रहे हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से, तो इसीलिए अपर लेवल पर ये वेस्टर्लीज के हिसाब से बनने लगते हैं।
यहाँ पर लेकिन देखो बात ये होती है कि जब हम पहला वाला सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वो तो समझ में आता है कि वो नॉर्मली इधर से उधर पहुंच गया, मतलब कि कैसे गया अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होकर वो उधर की तरफ चला गया। तो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है जो नीचे वाला है उसका डायरेक्शन तो वेस्टर्ली होना लाजमी है, लेकिन दूसरी तरफ कैसे बनता होगा, ये जो दूसरा वाला है ये आखिरकार कैसे बनता होगा, मतलब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम तो वेस्टर्ली है चलेगा, लेकिन पोलर जेट फ्रंट की अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ा था जब हम पोलर सेल पढ़ रहे थे। अगर चलो मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि ये पोलर रीजन है और ये हमारा इक्वेटर रीजन है, तो मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ दो सेल्स का। एक तो हमारा बनेगा कौन सा, ये बनेगा पोलर सेल, और दूसरा हमने देखा था कि ये बनेगा हमारा एक ये थर्मोडायनेमिकली इंड्यूस होगा और ये केवल डायनेमिकली इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है, इसलिए पोलर हाई से नीचे नीचे हमारे ऊपर चलती है, 60 डिग्री के लैटिट्यूड पर पहुंचते पहुंचते गर्म हो जाती है तो ये उठने लगती है। सिमिलर बेसिस पर हमने देखा था कि यहाँ पर चूंकि हेडली सेल के द्वारा यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा था तो यहाँ पर भी हवाएं नीचे की तरफ गिर रही थी और ये इधर डायरेक्शन में और इधर डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, तो यहाँ से एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड एक सेल बनता है तो ये भी ऊपर की तरफ उठता है। तो आप देखो कि यहाँ से तो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है और हमने बताया कि जो पोलर जेट है एक जेट जो है वो यहाँ बनेगा और जो सब ट्रॉपिकल जेट है वो यहाँ पर बनेगा। आखिर देखो ये बन इसलिए रहा है, सिंपल सी बात ये है जहाँ पर ऊपर ही एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाए। टेम्परेचर डिफरेंस तो वहीं पे क्रिएट होगा जहाँ पर दो अलग अलग लेयर्स के एटमॉस्फेयर वाली हवाएं मिल रही होंगी, तो यहाँ से इक्वेटर से काफी गर्म हवाएं निकलती थी और इधर पोल साइड से आ रही थोड़ी तो ठंडी होगी भाई, तो जब ये गर्म और ठंडा मिलता है तो जाके यहाँ पर जेट स्ट्रीम बनता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, इसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होता है और इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगता है, तो जियोट्रॉपिक विंड के फॉर्म में जेट स्ट्रीम चलने लगती है। अब एक्चुअल में होता यूं है कि देखो कुछ जेट स्ट्रीम्स परमानेंट नेचर की होती हैं और ये परमानेंट नेचर की विंड्स केवल दो ही हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम। तो सब ट्रॉपिकल ये केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेगा और इसी तरीके से दो सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। ऑब्वियसली इसकी बात तो हमने अभी भी कर ही ली है, नॉर्मली कैसे बनता है क्या होता है इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। 30 डिग्री लैटिट्यूड पर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से एक जेट बनता है, जेट स्ट्रीम बनता है और ये हमारा सुपर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होता है, लेकिन देखो जब ठंडियां होंगी तो ठंडियों में तो आप देखोगे कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स दोनों ही हेमिस्फीयर में मिलते हैं, लेकिन जब समर आता है, जब समर आएगा तो आपको पता चलेगा कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नदर्न हेमिस्फीयर की थी वो इंटरमिटेंट हो जाती है। मतलब इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि भई ये रुक रुक कर आती हैं, कभी चलती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, कभी नदर्न डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं, कभी सदर्न डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसमें इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है नदर्न हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में समर ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ और रीजन भी आते हैं क्योंकि अभी तक तो हम परमानेंट काइंड ऑफ जेट स्ट्रीम पढ़ रहे थे, लेकिन देयर आर सर्टेन जेट स्ट्रीम जो कि टेम्परेरी टाइप के होते हैं। तो टेम्परेरी वाले मान लो हो सकता है कि नदर्न हेमिस्फीयर के इस रीजन में थोड़ा इफेक्टिव हो जाते हैं समर के टाइम पर, तो इसके चलते जो भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नदर्न हेमिस्फीयर में चलता है गर्मियों के दिन में वो इंटरमिटेंट होता है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। अब देखो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट है वो क्या करता है, मिड लैटिट्यूड ट्रफ्स एक्सटेंड करता है सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे। मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब भी टेम्पररी ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और कभी कभी नीचे की तरफ भी डिफ्लेक्ट होगा। जब भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं तो सब ट्रॉपिकल जेट जो है मान लो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ तो ऊपर की तरफ क्या चल रहा है, पोलर जेट स्ट्रीम चल रहा है, तो पोलर जेट स्ट्रीम से मिलने की संभावनाएं तो बढ़ जाती हैं। तो जब भी पोलर जेट स्ट्रीम या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फ्रंट जेट पीएफजे, तो जब भी पीएफजे के साथ ये टकराएगी तो एसटीजे और पीएफजे ये दोनों क्या होगा कि एसटीजे चूंकि वार्म है तो ये उसकी तरफ खिंच जाएगी और यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पर इसीलिए सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नदर्न हेमिस्फीयर में कभी कभी नहीं देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इंडियन सरफेस के ऊपर या फिर अफ्रीकन समर मानसून में या फिर इंडियन मानसून में हमको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नहीं दिखती है, इसके जगह पर कुछ और जेट स्ट्रीम रह जाती है। उसके बारे में जब हम टेम्पररी जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब बात आती है पोलर जेट स्ट्रीम की। अब देखो पोलर जेट स्ट्रीम जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बनता है। यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल जेट के जैसा ही एक वेरिएबल पोजीशन आता है, ये पोजीशन विंटर में पोल्स के डायरेक्शन में शिफ्ट होता है और गर्मियों के दिन में ये कहाँ शिफ्ट होगा, इक्वेटर के साइड में। ठीक है, तो जो भी जेट होता है वो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्टिन्यूअस नेचर का होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन को बहुत तेजी से ये इन्फ्लुएंस करता है पोलर फ्रंट जेट, और ये लगभग मिलता है 60 डिग्री लैटिट्यूड पर। अब ये 60 डिग्री का लैटिट्यूड है, इस पे कंट्रीज पर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर आते हैं यूएसए, कनाडा, यूके। तो इन सब जगहों पर जो भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हरिकेन्स, इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक या फिर साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स जो भी डेवलप होते हैं ना, वो पोलर फ्रंट जेट का अपना एक बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ ये जो भी टेम्परेट साइक्लोन्स की स्पीड है, कौन सी डायरेक्शन है, वो सब कौन तय करेगा, यही तय करेगा पोलर फ्रंट जेट। अगर हम इसको 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ये है कुछ टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स, लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो भी अभी तक परमानेंट जेट स्ट्रीम पढ़ा है उसके बेसिस पर एक वीडियो देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर हमने बनाया है एक जेट स्ट्रीम का सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखो कुछ जैसा कि हम बात करते हैं ना कि ये नॉर्मली जैसा हम समझ रहे हैं कि बिल्कुल सीधे सीधे चलता होगा, नहीं चलता। यहाँ देखो बिल्कुल ऊपर से टूट गया है, यहाँ से भी टूट गया है, ये वाला इसको फीड कर दे रहा है, ये ऊपर भाग जा रहा है तो ऊपर से फिर वापस नीचे आ जा रहा है, यहाँ पर अपना कुछ लोकल चल रहा है। तो इसके लिए हमने बताया कि देखो ये फिक्स नेचर के नहीं हो सकते। तो अब होते कैसे हैं, देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर 3D में इस चीज को थोड़ा सा अगर हम अर्थ को रोटेट करके देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो कुछ इस हिसाब से देखेंगे कि ऊपर ऊपर चलते हैं और यहाँ पर ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर वाली स्पीड जो होती है काफी ज्यादा होती है और इनको रिबन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि रिबन लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। तो ऊपर नीचे दाएं मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में दो और सदर्न हेमिस्फीयर में भी दो, ये दो ऐसे परमानेंट टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम्स हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पोलर फ्रंट जेट की। पोलर फ्रंट जेट नॉर्मली देखोगे आप तो ये यूके रहा है और यहाँ पर यूएसए रहा है। यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि थर्मल विंड्स नीचे की तरफ रहती हैं और ऊपर की तरफ पोलर विंड्स रहते हैं। तो मान लो कि ऐसा कुछ कॉलम अगर हम सेलेक्ट करें कि एक कॉलम ऐसा है कि जो कि कोल्ड रीजन में है और दूसरा वार्म रीजन में है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि डायरेक्शन इसकी क्या है और क्यों ये भी वेस्टर्ली डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है। उसके पीछे देखो ये डायग्राम समझते हैं। नॉर्मली में बताया कि दोनों जगहों पर जो ट्रोपोपॉज होगा उसका प्रेशर जो होता है दोनों के टॉप पोजीशन का वो सेम होगा, लेकिन कोल्ड जगह पर चूंकि हाई प्रेशर होता है तो यहाँ पर हाइट कम है। अब इस हाइट के कम होने से क्या होगा कि अगर मान लो कि यहाँ पर नीचे ज्यादा प्रेशर है, मान लो कि यहाँ पर प्रेशर ऊपर का ट्रोपोपॉज का प्रेशर मान लो 5 यूनिट है, तो नीचे के यहाँ पर हाई प्रेशर के रहने से यहाँ पर 25 यूनिट मान सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंस होगा 25 से 5 तक की छोटे डायरेक्शन में चला जा रहा है, जबकि जो भी वार्म एरियाज में होगा तो उसका अगर ऊपर का ट्रोपोपॉज तो सेम टेंपरेचर का ही होना है, 5 यूनिट का होना है। अगर नीचे भी अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा होगा तो ये 10 यूनिट का होगा। मतलब कि इसको अगर हम बात करें तो लगभग या फिर 15 मान लेते हैं, तो लगभग अगर हम बात करें तो ये 15 से 5 तक जा रहा है और ये कहां से कहां जा रहा है, ये 25 से 5 तक जा रहा है। ठीक है, तो कौन तेजी से चेंज हो रहा है, तेजी से चेंज हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ का हम ये बताना चाहते हैं कोल्ड रीजन में प्रेशर ग्रेडियंट थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वार्म वाला। तो ये मैंने बताया कि ये वाला जो है
ज़्यादा तेजी से यहाँ पर चेंजेस आएंगे और यहाँ पर धीरे से चेंजेस आएंगे। तो कहने का मतलब पूरा ये था कि अगर ये कम डेंस है और ये अगर ज़्यादा डेंस है तो इसके हिसाब से अगर हमने एक कॉलम बना दिया, ये कॉलम देखो कुछ इस प्रकार का है, तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये 15 से 5 जा रहा है और ये 25 से 5 जा रहा है। तो ऐसा होगा कि 25 से 5 जाते टाइम पर यहाँ पर एक प्रेशर आएगा और यहाँ पर दूसरा प्रेशर आएगा। अब यहाँ पर वाला जो प्रेशर है ये अपने आप में हाई प्रेशर डेवलप करेगा और यहाँ वाला लो प्रेशर डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर कितना होगा, आप खुद ही सोचो इस चीज को। तो नॉर्मली अगर देखा जाए ये ऐसे होना चाहिए, हाँ, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो लो प्रेशर यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसका प्रेशर सिस्टम 5 के आसपास पहुंच गया होगा, 6 होगा, 7 होगा, लेकिन अभी इसको 5 पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। तो ये यहाँ पर होगा लगभग मान लो 8 होगा, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, तो प्रेशर किसका ज्यादा हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया। तो हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हवाएं जो भी बहती हैं वो हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम की तरफ चलती हैं। तो इसीलिए नॉर्मली इसका डायरेक्शन भी हम देखेंगे कि जब अर्थ में देख रहे हैं तो हाई से लो की तरफ ही जा रहा है, और हाई से लो की तरफ जब भी जाएगा तो हमने एक बात तो बिल्कुल तय की थी कि जो भी हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो इस डायरेक्शन में कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अपने राइट हैंड साइड टर्न हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी पोलर जेट्स की अगर बात किया जाए तो सिमिलर, और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड चला जाता है। तो दोनों ही केस में अगर आप इस चीज को देखो और सिमिलर ग्राउंड से बात करो तो दोनों के दोनों ही किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक तो राइट हैंड साइड जा रहा है और एक लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो इसकी वजह से ये बन जाता है, ठीक। तो आप देखोगे कि जो ऊपर का रीजन है ये थोड़ा ज्यादा वेवी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इरेगुलरिटीज है, कहीं जमीन है, कहीं पर सरफेस है, और यहाँ पर वेरिएशंस भी काफी ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस और वर्टिकल वेरिएशंस दोनों ही काफी ज्यादा है। तो इसके बेसिस पर ये मोशंस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये टेम्परेचर डिफरेंसेस, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज भी करने की कोशिश करो कि इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी कोर एरियाज होंगे वो अपनी मर्जी से चीजों को मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर और विंटर के टाइम पर इसका भी मोशन होगा। तो हमने पढ़ा था कि भाई समर टाइम पर ये पोलर रीजन थोड़ा दूर रहेगा, तो जब दूर रहेगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब है तो यहाँ पर डायरेक्टली सन का हीट यहाँ पर इसको मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये देखो जैसे कि ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट होते हुए दिख रहा है क्या आपको? हाँ, तो ऐसा कुछ खतरनाक विंड सिस्टम भी लेके आता है ये जेट स्ट्रीम वाला पोर्शन, और बहुत ही खतरनाक विंड होती है क्योंकि बहुत तेजी से होती है। तो यहाँ पर देखो कि आपकी लो प्रेशर बन रहा है और कहीं ना कहीं हाई प्रेशर भी बन रहा होगा। तो इस लो प्रेशर और हाई प्रेशर के चलते एक पर्टिकुलर विंड सिस्टम कनेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये लो है और यहाँ से लो ही निकल रहा है। अब ये बेसिकली बात कर रहे थे स्टेशनरी जेट फ्रंट की। तो स्टेशनरी जो जेट फ्रंट्स होते हैं वो नॉर्मली एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कि मैंने बताया कि ये चेंजेस भी साथ में करेंगे कि नीचे से जो भी वार्म एयर है वो इसको इधर साइड पुश करेगा और कोल्ड एयर जो है वो उसको वार्म एयर के साइड में पुश करेगा। तो इसके हिसाब से ये अभी जो भी सीधे रेखाएं चल रही हैं वो अपने आप में प्रेशर फोर्स लगने के कारण मियांडर करने लगती हैं, मतलब कि ये कुछ ऐसे चलने लगती हैं ऊपर और नीचे की दिशाओं में, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है आपके लिए बहुत है, जिसके बेसिस पर आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ में आया कि पोलर रीजन वाला भी क्यों नॉर्मली देखोगे आपकी ज्यादातर करके वेस्टर्लीज ही होता है और सदर्न वाला भी वेस्टर्लीज ही होता है। दोनों के हमने प्रॉपर रीजन देख लिए हैं, ठीक है। इसको हम वापस आते हैं अपने ही स्लाइड पर वापस आते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। देखो टेम्परेरी जेट स्ट्रीम जो है ना वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला टाइप कौन सा है, यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टर्ली जिसको हम लोग अफ्रीकन स्टर्ली जेट बोलते हैं, दूसरा है सोमाली जेट, तीसरा है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। तीनों को करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट या अफ्रीकन स्टर्ली जेट पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है कि स्टर्ली जेट की बात हो रही है, अभी तक हम लोग वेस्टर्ली जेट पढ़ रहे थे। क्या होता है कि थोड़ा सा ये लो लेवल जेट्स होते हैं। कौन से होते हैं? लो लेवल जेट। ये इतनी हाइट इनकी नहीं होती है जितना हम लोग अभी तक नॉर्मल परमानेंट जेट्स को पढ़ रहे थे। ये टेम्परेरी जेट है, कभी कभी आते हैं, इनका पर्टिकुलर सीजन होता है, पर्टिकुलर रेंज होता है। जैसे कि ये जो ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट है या फिर जिसको हम लोग अफ्रीकन स्टर्ली जेट भी बोल रहे हैं, तो ये मोर और लेस 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ तक ही रहता है, ठीक है। ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर कैसा कि इसमें आप देखोगे कि नॉर्मली वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए था, लेकिन ये जो है ईस्टर्ली जेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे बनता है, एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ साउथ एशियन समर मॉनसून आता है, मतलब कि जब इंडिया में मॉनसून सीजन बनता है उसके जस्ट पहले की अगर हम बात करें तो समर सीजन चलता रहता है। मतलब बात बिल्कुल सीधी है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सीधे सन को फेस करता रहता होगा। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि चूंकि ये पार्ट टिल्टेड है इस साइड में, तो ये सन की तरफ फेस करता होगा, ओके। तो इसके चलते क्या होता है कि जो भी जमीन सरफेस मतलब जो कि फ्लैट सरफेस जो कि काफी ऊंचाइयों पर होगा वो तेजी से गर्म होगा क्योंकि सन के रेस ज्यादा तेजी से ले सकता है। देखो माउंटेन्स उतना तेजी से गर्म नहीं होते क्योंकि उनके पास सरफेस एरिया नहीं होता, लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं, प्लेट्यूज तो फ्लैट टेबल टॉप टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनका सरफेस एरिया तो ज्यादा तेजी से गर्म हो जाएगा ना अगर सन से ये ज्यादा पास चले गए तो। नॉर्मली ये पोजीशन हमको मिलती है टिबेटन प्लेट्यू के पास। तो जो भी टिबेटन प्लेट्यू होता है ना वो काफी गर्म हो जाता है इस सीजन में। तो इस सीजन में जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वहां पर क्या बनता है, जब कोई भी चीज बहुत गर्म होती है तो वहां पर बनेगा लो प्रेशर सिस्टम। अब लो प्रेशर सिस्टम के कारण क्या होता है कि वहां पर एयर जो है ऊपर उठने लगती है। अब नॉर्मली क्या होगा कि मान लो अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, यहां पर अगर इसको इंडिया का मैप ले लेते हैं, बस इतनी का ही काम है इसलिए मैं उधर नहीं बना रहा हूं, बस इतना ही समझते हैं। नॉर्मली ये वाला जो रीजन है हमारा, ये टिबेटन प्लेट्यू का रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन हिमालय के जस्ट नदर्न साइड में। तो इस टिबेटन प्लेट्यू पर ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ जब ये प्लेट्यू है तो इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ से एयर जो है ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने लगती है, ठीक। अब होता यूं है कि जब ये ऊपर मूव करती है तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम था, ये था लो प्रेशर सिस्टम। और हमेशा याद रखना कि जो भी लो प्रेशर सिस्टम या जैसा भी होगा वो जब भी ऊपर जाएगा तो उसका जस्ट ऑपोजिट सिस्टम बनता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई हाई प्रेशर सिस्टम पर चीजें सबटेंड करती है, नीचे की तरफ आती है, सिंक होती है। तो आप इसको ऊपर डायरेक्शन में अगर चलोगे ऊपर भी जब सब जा रही है तो यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बनना चाहिए। तो यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर सिस्टम ऊपर ऊपर, ठीक है। थोड़े लोअर एटमॉस्फेयर में मतलब लो लेवल जेट की बात करें तो थोड़े लोअर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर का सिस्टम। अब एक सिस्टम जो है ना हमारे पास आता है मस्करीन बेसिन के पास। मस्करीन बेसिन कहाँ है, चलो अच्छे इस मैप को लगता है कंप्लीट ही करना पड़ेगा, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर देखो श्रीलंका है और नीचे यहाँ पर थोड़ा अफ्रीका वाला रीजन आता है। तो ये जो अफ्रीका वाला रीजन ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ऐसे ऐसे। तो आप यहाँ वाला बेसिकली देखो,
ठीक है, यहाँ पर जो एक है, यहाँ पर हमने मेडागास्कर देख रहे थे ना, मेडागास्कर, तो इसी के आसपास क्या होता है ना, एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि ये जो ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये एक्जैक्टली ये एस्टैब्लिश कैसे होता है, मेंटेन कैसे होता है, ये अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं है हम लोग को, हम लोग केवल अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लो प्रेशर सिस्टम है, तो ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये देखो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। तो ये जो है टिबेटन प्लेटू से उठता है और यहाँ पर सबटेंड करता है। तो ये वाला जो एक विंड सिस्टम बन रहा है, ये विंड सिस्टम इस डायरेक्शन में है, जो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट या फिर अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट। दूसरा आता है सोमाली जेट। अब देखो क्या होता है, एक्चुअली ये फोटो यहाँ से आप हटा देना, ये फोटो कोई काम नहीं है, ये पता नहीं क्यों यूएसए का फोटो लग गया, मैं चेंज भी नहीं कर पाया, सॉरी। यहाँ पर ना सोमाली जेट की बात हुई। अब आप हमें बताओगे कि सोमाली हमने अभी लास्ट क्लास में कहाँ पढ़ा है? बिल्कुल सही, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हम बात कर रहे थे, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमने पढ़ा था कि 4 कंट्रीज आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कौन कौन सी? इसके लिए एक कोड बनाया था हमने, सीड। कौन कौन से? वेरी गुड, सोमाली, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी। तो ये जो 4 हैं, इनके बेसिस पर यहाँ पर देखो, अब एक तो अब इस सोमाली जेट के पास, अब देखो वहां पर क्या हो रहा है, जो ये मस्करीन बेसिन की बात कर रहे थे, तो वहां से एक, अब वहां पर क्या हुआ कि लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर मान लो टिबेटन प्लेटू है और इसके इधर साइड में मान लो मस्करीन बेसिन है, या फिर जिसको हम लोग मेडागास्कर के पास वाला रीजन बता रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो रहा था, ऊपर से उठ के यहाँ पर सबटेंड कर रही थी, ऐसे ही कुछ बन रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा था कि बनेगा ऊपर ऊपर हाई प्रेशर और यहाँ के ऊपर ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर। भाई यहाँ से चीजें, जैसे हम लोग बता रहे थे कि लो प्रेशर से चीजें ऊपर की तरफ उठती हैं, तो ये बनता है लो प्रेशर। तो यहाँ से अगर ये इस डायरेक्शन में तो भी तो लो प्रेशर ही बनेगा, और नीचे सबस्टेंड करेंगे इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। तो इस हाई प्रेशर से क्या होता है कि एक क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो स्टार्ट होता है इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ। अभी टिबेटन प्लेटू है तो इंडियन कॉन्टिनेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर एक विंड सिस्टम ट्रैवल करना स्टार्ट करती है। इस विंड सिस्टम को, इसका रीजन क्या होता है, यहाँ से हाई प्रेशर से लेके ये लो प्रेशर तक जाती है। तो इसको, और यहीं पर देखोगे आपकी सोमाली वगैरह, सोमालिया भी रहता है, तो इसीलिए इसको सोमाली करंट बोलते हैं, उसके पास से गुजरता है। तो इसीलिए ये जो जेट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सोमाली जेट। ठीक है, ये अरेबियन ओशन में बनता है। ओके, तो ये एक तो हमने पढ़ा कौन सा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, और दूसरा हमने पढ़ा सोमाली जेट। ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो ये लगभग लगभग इंडिया के कॉस्ट पे 17 डिग्री नॉर्थ तक पहुंचते हैं और वहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। क्यों? एक तो बे बंगाल रीजन में चली जाएंगी और एक यूरोपियन अरेबियन सी में ही रहेंगी। ठीक है, ये बनती हैं लगभग लगभग, यहाँ पर लिखा हुआ है जून से सितंबर मंथ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ओके, अब बात करते हैं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये पोलर रीजन में बनेगा। पोलर रीजन में कौन सा, देखो ऐसा कुछ फोटो यहाँ पर नहीं बनाया, ओहो, नॉर्मली देखो मेडिटेरेनियन सी जो है वो दिल्ली के आसपास वाले लैटिट्यूड में ही मिलता है, और वहां पर वो लोग क्या करते हैं ना कि लीज जेट पढ़ रहे थे। क्या होता है कि थोड़ा सा ये लो लेवल, तो कौन तेजी से चेंज हो रहा है, तेजी से चेंज हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर में समर और विंटर के टाइम पर इसका भी मोशन होगा। खतरनाक विंड सिस्टम भी लेके आता है ये जेट स्ट्रीम वाला पोर्शन, और बहुत ही खतरनाक विंड होती है क्योंकि बहुत तेजी से होती है। तो यहाँ पर देखो कि आपकी लो प्रेशर बन रहा है और कहीं ना कहीं हाई प्रेशर भी बन रहा होगा। तो इस लो प्रेशर और हाई प्रेशर के चलते एक पर्टिकुलर विंड सिस्टम कनेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये लो है और यहाँ से लो ही निकल रहा है। अब ये बेसिकली बात कर रहे थे स्टेशनरी जेट फ्रंट की। तो स्टेशनरी जो जेट फ्रंट्स होते हैं वो नॉर्मली एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कि मैंने बताया कि ये चेंजेस भी साथ में करेंगे कि नीचे से जो भी वार्म एयर है वो इसको इधर साइड पुश करेगा और कोल्ड एयर जो है वो उसको वार्म एयर के साइड में पुश करेगा। तो इसके हिसाब से ये अभी जो भी सीधे रेखाएं चल रही हैं वो अपने आप में प्रेशर फोर्स लगने के कारण मियांडर करने लगती हैं, मतलब कि ये कुछ ऐसे चलने लगती हैं ऊपर और नीचे की दिशाओं में। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपके लिए बहुत है, जिसके बेसिस पर आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ में आया कि पोलर रीजन वाला भी क्यों नॉर्मली देखोगे आपकी ज्यादातर करके वेस्टर्लीज ही होता है और सदर्न वाला भी वेस्टर्लीज ही होता है। दोनों के हमने प्रॉपर रीजंस देख लिए हैं। ठीक है, इसको हम वापस आते हैं अपने ही स्लाइड पर वापस आते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। देखो टेम्परेरी जेट स्ट्रीम जो है ना वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला टाइप कौन सा है, यहाँ पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जिसको हम लोग अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट बोलते हैं, दूसरा है सोमाली जेट, तीसरा है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। तीनों को करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट या अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है कि ईस्टर्ली जेट की बात हो रही है, अभी तक हम लोग वेस्टर्ली जेट पढ़ रहे थे। क्या होता है कि थोड़ा सा ये लो लेवल जेट्स होते हैं। कौन से होते हैं? लो लेवल जेट। ये इतनी हाइट इनकी नहीं होती है जितना हम लोग अभी तक नॉर्मल परमानेंट जेट्स को पढ़ रहे थे। ये टेम्परेरी जेट है, कभी कभी आते हैं, इनका पर्टिकुलर सीजन होता है, पर्टिकुलर रेंज होता है। जैसे कि ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है या फिर जिसको हम लोग अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट भी बोल रहे हैं, तो ये मोर और लेस 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ तक ही रहता है। ठीक है, ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर कैसा कि इसमें आप देखोगे कि नॉर्मली वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए था, लेकिन ये जो है ईस्टर्ली जेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे बनता है, एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ साउथ एशियन समर मॉनसून आता है, मतलब कि जब इंडिया में मॉनसून सीजन बनता है, उसके जस्ट पहले की अगर हम बात करें तो समर सीजन चलता रहता है। मतलब बात बिल्कुल सीधी है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सीधे सन को फेस करता रहता होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चूंकि ये पार्ट टिल्टेड है इस साइड में, तो ये सन की तरफ फेस करता होगा। ओके, तो इसके चलते क्या होता है कि जो भी जमीन सरफेस, मतलब जो कि फ्लैट सरफेस जो कि काफी ऊंचाइयों पर होगा, वो तेजी से गर्म होगा क्योंकि सन के रेस ज्यादा तेजी से ले सकता है। देखो माउंटेन्स उतना तेजी से गर्म नहीं होते क्योंकि उनके पास सरफेस एरिया नहीं होता, लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं, प्लेट्यूज तो फ्लैट टेबल टॉप टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनका सरफेस एरिया तो ज्यादा तेजी से गर्म हो जाएगा ना अगर सन से ये ज्यादा पास चले गए। तो नॉर्मली ये पोजीशन हमको मिलती है टिबेटन प्लेटू के पास। तो जो भी टिबेटन प्लेटू होता है ना वो काफी गर्म हो जाता है इस सीजन में। तो इस सीजन में जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वहां पर क्या बनता है, जब कोई भी चीज बहुत गर्म होती है तो वहां पर बनेगा लो प्रेशर सिस्टम। अब लो प्रेशर सिस्टम के कारण क्या होता है कि वहां पर एयर जो है ऊपर उठने लगती है। अब नॉर्मली क्या होगा कि मान लो अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, यहां पर अगर इसको इंडिया का मैप ले लेते हैं, बस इतनी का ही काम है इसलिए मैं उधर नहीं बना रहा हूं, बस इतना ही समझते हैं। नॉर्मली ये वाला जो रीजन है हमारा, ये टिबेटन प्लेटू का रीजन है। ठीक है, ये वाला रीजन हिमालय के जस्ट नदर्न साइड में। तो इस टिबेटन प्लेटू पर ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ जब ये प्लेटू है तो इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ से एयर जो है ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने लगती है। ठीक, अब होता यूं है कि जब ये ऊपर मूव करती है तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम था, ये था लो प्रेशर सिस्टम। और हमेशा याद रखना कि जो भी लो प्रेशर सिस्टम या जैसा भी होगा वो जब भी ऊपर जाएगा तो उसका जस्ट ऑपोजिट सिस्टम बनता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई हाई प्रेशर सिस्टम पर चीजें सबटेंड करती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, सिंक होती हैं। तो आप इसको ऊपर डायरेक्शन में अगर चलोगे, ऊपर भी जब सब जा रही हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बनना चाहिए। तो यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर सिस्टम ऊपर ऊपर। ठीक है, थोड़े लोअर एटमॉस्फेयर में, मतलब लो लेवल जेट की बात करें तो थोड़े लोअर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर का सिस्टम। अब एक सिस्टम जो है ना हमारे पास आता है
मस्करीन बेसिन के पास। मस्करीन बेसिन कहाँ है? चलो अच्छा, ये जो है टिबेटन प्लेटू से उठता है और यहाँ पर सबटेंड करता है। तो ये वाला जो एक विंड सिस्टम बन रहा है, ये विंड सिस्टम इस डायरेक्शन में है, जो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट या फिर अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट। दूसरा आता है सोमाली जेट। अब देखो क्या होता है, एक्चुअली ये फोटो यहाँ से आप हटा देना, ये फोटो कोई काम नहीं है, ये पता नहीं क्यों यूएसए का फोटो लग गया, मैं चेंज भी नहीं कर पाया, सॉरी। यहाँ पर ना सोमाली जेट की बात हो रही है। अब आप हमें बताओगे कि सोमाली हमने अभी लास्ट क्लास में कहाँ पढ़ा है? बिल्कुल सही, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हम बात कर रहे थे, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमने पढ़ा था कि 4 कंट्रीज आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कौन कौन सी? इसके लिए कोड बनाया था हमने, सीड। कौन कौन से? वेरी गुड, सोमाली, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी। तो ये जो 4 हैं, इनके बेसिस पर यहाँ पर देखो, अब एक तो अब इस सोमाली जेट के पास, अब देखो वहां पर क्या हो रहा है, जो ये मस्करीन बेसिन की बात कर रहे थे, तो वहां से एक, अब वहां पर क्या हुआ कि लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर मान लो टिबेटन प्लेटू है और इसके इधर साइड में मान लो मस्करीन बेसिन है, या फिर जिसको हम लोग मेडागास्कर के पास वाला रीजन बता रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो रहा था, ऊपर से उठ के यहाँ पर सबटेंड कर रही थी, ऐसे ही कुछ बन रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा था कि बनेगा ऊपर ऊपर हाई प्रेशर और यहाँ के ऊपर ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर। भाई यहाँ से चीजें, जैसे हम लोग बता रहे थे कि लो प्रेशर से चीजें ऊपर की तरफ उठती हैं, तो ये बनता है लो प्रेशर। तो यहाँ से अगर ये इस डायरेक्शन में तो भी तो लो प्रेशर ही बनेगा, और नीचे सबस्टेंड करेंगे इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। तो इस हाई प्रेशर से क्या होता है कि एक क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो स्टार्ट होता है इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ। अभी टिबेटन प्लेटू है तो इंडियन कॉन्टिनेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर एक विंड सिस्टम ट्रैवल करना स्टार्ट करती है। इस विंड सिस्टम को, इसका रीजन क्या होता है, यहाँ से हाई प्रेशर से लेके ये लो प्रेशर तक जाती है। तो इसको, और यहीं पर देखोगे आपकी सोमाली वगैरह, सोमालिया भी रहता है, तो इसीलिए इसको सोमाली करंट बोलते हैं, उसके पास से गुजरता है। तो इसीलिए ये जो जेट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सोमाली जेट, ठीक है। ये अरेबियन ओशन में बनता है। ओके, तो ये एक तो हमने पढ़ा कौन सा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, और दूसरा हमने पढ़ा सोमाली जेट। ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो ये लगभग लगभग इंडिया के कॉस्ट पे 17 डिग्री नॉर्थ तक पहुंचते हैं और वहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। क्यों? एक तो बे बंगाल रीजन में चली जाएंगी और एक यूरोपियन अरेबियन सी में ही रहेंगी, ठीक है। ये बनती हैं लगभग लगभग, यहाँ पर लिखा हुआ है जून से सितंबर मंथ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। ओके, अब बात करते हैं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम क्या होता है? ये पोलर रीजन में बनेगा। पोलर रीजन में कौन सा, देखो ऐसा कुछ फोटो यहाँ पर नहीं बनाया, ओहो। नॉर्मली देखो क्या होता है कि एक ये मान लो अर्थ है और हमने देखा कि यहाँ पर पोलर जेट स्ट्रीम ऐसे से घूमता है। तो क्या होगा कि ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, मतलब कि जब विंटर सिचुएशन होता है, जब यहाँ पर 6 महीने अंधेरा रहता है, तो ऊपर ही ऊपर एटमॉस्फेयर में एक पोलर रीजन पर कुछ डेवलप होने लगता है, काफी स्ट्रॉन्ग विंड सिस्टम। ये जो विंड सिस्टम है ये केवल ठंडियों में ही आता है। इस ठंडी में आने से इसको हम लोग बोलते हैं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम बनता है इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। ये बनता है स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग, अब ये बहुत तेजी से नाचने लगता है, पोल के ऊपर नाचता है, तो एक वोर्टेक्स फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये पोलर पर होता है, पोलर रीजन पर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोलर वोर्टेक्स। यही पोलर वोर्टेक्स ही कभी कभी चिलिंग इफेक्ट देता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये पोलर वोर्टेक्स टूट जाता है। जैसे ही ये टूटेगा तो समझो तुरंत तुरंत ये किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, ये पोलर जेट के इन्फ्लुएंस में आ गया। और पोलर जेट तो हमें पता है कि यूएसए, कनाडा, यूके, इन सब जगहों पर चलता है। अगर गलती से भी पोलर जेट या पोलर वोर्टेक्स टूट के नीचे आया, टूट सकता है भाई, कभी भी फोर्स मान लो इधर से वाम वाले ने ज्यादा लगा दिया, या फिर और भी कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है जिनको वजह से ये टूट जाए, तो ये टूटने से क्या होता है कि इतना ज्यादा, जैसे कि आप कार पर देखोगे अभी तक बर्फ केवल कॉटन फॉर्म में जमते होंगे, लेकिन जब ये पोलर वोर्टेक्स का फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा तो आप देखोगे कि मोटा बर्फ का, जिसको सिल्ली बोलते हैं हम लोग, या फिर बर्फ का मोटा टुकड़ा पूरा कार के ऊपर जम जाएगा, बिल्डिंग्स के ऊपर जम जाएगा। इतना ठंड हो जाता है कि आप देखोगे आपकी विंडो शीट से, ये जैसे हम लोग वहां पर एक नहीं पढ़ रहे थे स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, तो ये जो स्टैलेक्टाइट जैसा शेप नहीं आता ऊपर से नीचे की तरफ, वैसे ड्रिपिंग जम जाते हैं बिल्कुल से, समझ लो स्टैलेक्टाइट जैसे फॉर्म बन जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। यहीं पर आपको फ्रॉस्ट बाइट भी मिलेगा अगर आप बिना सही से कपड़े पहने, या फिर आप अपने हाथ को सिंपल बिना ग्लव्स पहने खुले हुए आगे चले गए, तो आपका प्रेशर सिस्टम यहाँ पर इतना कम रहता है कि ब्लड निकलने लगेगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी उंगलियां जो होती हैं वो अपने आप फट जाती हैं, फट के ब्लड बाहर निकलने लगता है, ब्लड तुरंत ही जम भी जाता है। इतना ठंडा और इतना खतरनाक इफेक्ट होता है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। तो आप समझो कि इस चीज को नॉर्मली वहां के लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे। तो इसके लिए भाई वहां पे अपना टेक्नोलॉजी है, वहां के ऐसे घर मकान बने हुए हैं यूएसए वगैरह में कि आप ठंडी के टाइम पर, जहां पर बाहर का क्लाइमेटिक कंडीशन -30 डिग्री सेल्सियस है, -40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन घर के अंदर वो लोग आराम से, जो भी मेल पर्सन होते हैं वो बॉक्सर्स में घूम सकते हैं, ठीक है, हाफ पैंट पहन के घूम सकते हैं। फीमेल भी ऐसे घूम सकती है, कोई इशू नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, हर घर सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। उनके घर के अंदर में ये बाहर क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चल रहा है इसका कोई भनक नहीं लगता है। बाहर जब भी जाते हैं तो उनको कार से ट्रैवल करना होता है। कार में एक ऐसा रिमोट सिस्टम रहता है, जैसे कि हम लोग के पास क्या होता है कि कार को हम लोग दूर से बटन दबा के उसके लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो वहां पर एसी चलाने का भी प्रावधान उसके की वाले की रिंग में दे देता है। तो वो अपना एसी कार का पहले ही ऑन कर देते हैं, 2-3 मिनट पहले ही। कार ऑलरेडी गर्म रहती है, पूरा बड़ा सा ग्लव्स और ये पूरा कपड़े वपड़े पहन के बस घर से दौड़ के बाहर जाते हैं पार्किंग में, पार्किंग के कार के अंदर ऑलरेडी गर्म रहता है, फिर बैठ जाते हैं। फिर वहां पे इनको अपने कपड़े वगैरह जो भी इन्होंने हैट और ग्लव्स वगैरह पहना होता है उतारते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम लोग को यहाँ पर अजीब लगता हुआ कि भाई वो -30 डिग्री -40 डिग्री में सर्वाइव कैसे करते हैं, वहां पर इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, ठीक है। तो इतना कुछ इशू नहीं है कि -30 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस पर काम नहीं किया जा सकता, तो वहां पर रेगुलर वर्क होता ही है ऐसे ही, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल लाइफ रूटीन है वो काफी ज्यादा इफेक्ट फ्रॉस्ट बाइट की वजह से होती है। फ्रॉस्ट बाइट या फिर जब भी ये पोलर वोर्टेक्स टूट के इधर आ जाता है, इसका इफेक्ट जब चिलिंग इफेक्ट यहाँ से पहुंच जाता है, तो कार के ऊपर जैसे मैं बता रहा हूँ इतना मोटा बर्फ, बिल्कुल सॉलिड बर्फ जम जाता है, तो इन सबको हटाने में, इन सबको सही करने में, ये सब में काफी दिक्कत होती है। तो दूसरा है इन्फ्लुएंस क्या होता है, अब इसका पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस कैसे होता है। देखो जेट स्ट्रीम क्या है, हमेशा देखोगे कि लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस के चक्कर में पड़े हैं। मतलब कि इनका काम बेसिकली यही है कि ये हीट बैलेंस करते हैं और एयर के मासेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। मतलब कि जेट स्ट्रीम हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस बाय मास एक्सचेंज ऑफ एयर। नॉर्मली एयर, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से उधर, मतलब कि इक्वेटोरियल रीजन से ट्रॉपिकल रीजन में और पोलर रीजन से भी ट्रॉपिकल रीजन की तरफ जब भी आता है, तो यहाँ पर एक बनता है जंक्शन, और इस जंक्शन से हीट एक्सचेंज होती है इनकी। तो ये जो एयर मासेस हैं, ये एयर मासेस में टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते जेट स्ट्रीम का अपना हीट बैलेंस का भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि जो भी जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो हमेशा टेम्परेट साइक्लोन्स का पाथ अपना लेते हैं। मतलब कि ये अपनाते नहीं, सॉरी, मतलब कि उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो भी टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, टेम्परेट एंटी साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे होते हैं। तो देखो कुछ इस हिसाब से क्या होता है कि यूजुअली आप देखोगे कि जो भी जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो मतलब कि इस डायरेक्शन में भी फैलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देखो इस चीज में, ये जो भी हम बात कर रहे थे कि ये जो पोलर जेट स्ट्रीम या फिर कोई भी जेट स्ट्रीम्स होती हैं नॉर्मली ये चलती तो ऐसे ही है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम इसको थोड़ा सा 3D फॉर्म में देखें तो ये देखो कुछ ऐसे दिखेंगी। अब ये जो शिफ्ट होती है यहाँ से कभी कभी चीजें
अटैच होती हैं, तो आप देखोगे कि नीचे से ऊपर की तरफ में अटैच हुई हैं। जब भी ऐसा सिस्टम आएगा तो क्या होगा कि मान लो क्लाउड वगैरह बन रहा है, तो क्लाउड का जो भी डायरेक्शन होगा वो सर्कल करेगा। लो प्रेशर सिस्टम में कैसी बातें होती हैं पहले हम ये देखते हैं। लो प्रेशर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, चलो रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को, ये चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने देखो ऐसा कुछ पढ़ा था कि भाई जब भी लो प्रेशर, मान लो यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर हमने पढ़ा था कि चारों तरफ से हवाएं बहुत तेजी से अंदर की तरफ आती हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी नदर हेमिस्फीयर में रहेंगे तो ये अपने राइट हैंड साइड मूव कर जाएंगे, तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर और ये इधर। तो ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, ये है हमारा कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो भी साइक्लोनिक कंडीशन, इसी को हम लोगों ने साइक्लोनिक कंडीशन बोला था। तो साइक्लोनिक कंडीशन देखो कैसे बनेंगे, अब यहाँ पर आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे ऐसा कि ये, अब देखो यहाँ पर चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, इसलिए जल्दी से वो यहाँ पर देखो चौड़ा भी हो गया। अभी यहाँ पर पतला है, इधर चौड़ा है, क्यों चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम था। साइक्लोनिक कंडीशन जो था वो धीरे धीरे चल के ऊपर जाके मिल गया। जैसे ही ये ऊपर चल के मिला, जेट स्ट्रीम से कनेक्ट हो गया, तो ये थोड़ा और स्ट्रांग हुआ, इसने इसी के साथ साथ इसको भी आगे लेके चला गया। तो इसलिए देखो अब यहाँ पर देखो लो प्रेशर सिस्टम है तो यहाँ पर थोड़ा चौड़ा देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी सॉरी लो प्रेशर सिस्टम है तो यहाँ पर चीजें नोजल शेप में आएंगी। नोजल शेप में जब भी आएंगी तो ये इस स्ट्रक्चर में आएंगी। जब भी हाई प्रेशर सिस्टम कहीं पर भी देखने को मिलेगा तो वहां पर बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, और इस बेसिस पर ये अपना पूरा शेप चेंज करती रहती है। तो इस हिसाब से आप हमेशा इस चीज में देखना कि कब क्रेस्ट बन रहा है, कब ट्रफ बन रहा है, और क्रेस्ट और ट्रफ के रीजन से भी हम लोग सॉरी यहाँ पे इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो जब भी लो प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर, ये सब की हमने बात कर ली। पोलर फ्रंट जेट जो भी पीएफजे है वो अपने आप में ऐसे ही फ्रंटल साइक्लोन्स या फिर टेम्परेट साइक्लोन जिनको बोलते हैं, उन टेम्परेट साइक्लोन का क्या डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा। क्योंकि आप सोचो कि जो भी लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है वो उसके उसी ऊपर वाले पाथ के स्ट्रक्चर में तो ट्रैवल करेगी, ऊपर 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 ऐसे। तो ये क्या पाथ अपनाता है वो कहीं ना कहीं कौन डिसाइड कर रहा है, जेट स्ट्रीम डिसाइड कर रही है। तो इसीलिए ये देखने को मिलता है। अब ये भी देखो कि ये जो पोलर वोर्टेक्स है टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट साइक्लोन, और जहां पर भी ऐसे वीक पोलर फ्रंट जेट है तो वहां पर पोलर वोर्टेक्स के स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि टेम्परेट रीजन में कभी भी अगर ये वीक होंगी ना तो इसका मियांडरिंग और तेजी से बढ़ जाता है। जब भी मियांडरिंग और तेजी से बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि पोलर वोर्टेक्स इनके कनेक्शन में आ जाए ठंडियों के टाइम पर, और इसके चपेट में आने के साथ साथ अचानक से टेम्परेचर जो है वो कनाडा, यूएसए, इन सब रीजन का भी काफी तेजी से बढ़ जाए। तो जो भी पोलर जेट है उसके पास अपना खुद का एक पीक और ट्रफ होता है। मतलब कि देखो दोनों ही डायरेक्शन में आप इस चीज को समझना कि एक तो जैसे कि अभी हमने जो 3D डायग्राम देखा वीडियो के अंदर उसमें तो बिल्कुल सिंपल दिखा रहा था, लेकिन ऐसा ही नहीं होता है, बल्कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो जहां से भी आप देखोगे कि नॉर्मली रिजेस मतलब कि जहां पर ये ऐसा उठने वाला है तो ये हमेशा वार्म एयर के पास बनता है, यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर सिस्टम पुशेस अगेंस्ट द कोल्ड एयर, तो ये जो ऊपर वाला कोल्ड एयर था ये इधर धक्का लगाएगा, ऊपर ऊपर और प्लस पोलर रीजन की तरफ। यहाँ पर जो ट्रफ बनेगा ये ट्रफ हमेशा से लोअर प्रेशर सिस्टम को डिनोट करेगा और ये इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पोलर पुश करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आप देखो कि ये जो एक जेट स्ट्रीम है वो कुछ दिन बाद वीक जेट स्ट्रीम में चेंज हो जाएगी, और वीक जेट स्ट्रीम जो है वो अपने आप में थोड़ा सा अगर यहाँ पर पोलर वोर्टेक्स जो बन रहा था इसके चपेट में अगर आते हैं तो ये और तेजी से फिर इधर पुश करेगा, और जितना भी पोलर वोर्टेक्स ब्रेक करने के बाद यहाँ पर काफी चिलिंग इफेक्ट दे देगा। इसके अलावा आप देखो कि जो भी रिजेस होते हैं, मतलब रिजेस मतलब और जो ट्रफ्स होते हैं जेट स्ट्रीक्स में, एक अच्छा जेट स्ट्रीक भी क्या होता है। जेट स्ट्रीक की बात हम कर रहे थे, जो भी ये नीचे से ऊपर की तरफ से मतलब जमीन में जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा था उससे ऊपर चलने वाले जेट स्ट्रीम में जो ऊपर वाला था इसको हम लोग स्ट्रीक्स बोलते हैं, इसको जेट स्ट्रीक बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीक ऐसा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर जेट स्ट्रीक नीचे की ओर सबटेंड भी करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा। तो ऐसे ही लो प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन बन जाएगा, सॉरी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन या फिर एंटी साइक्लोन बेसिस पर ये मूव करेगा। तो इन सब तरीके से हमने देखा किस हिसाब से ये जो भी साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं सब ट्रॉपिक्स रीजन में, उसमें भी ये जेट स्ट्रीम अपना रोल प्ले करती है। कुछ इस हिसाब से मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो क्या है कि जब भी ट्रफ होगा तो ट्रफ वाले रीजन में आप देखो इसमें दोनों चीज देखना कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रही है और चूंकि ये शीट जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन भी टिल्टेड है, मतलब ये भी फ्लेक्सिबल है, तो इसके हिसाब से ये नीचे भी रहेगा। तो जब भी नीचे रहेगा तो नीचे का रहने का क्या मतलब है कि यहाँ से चीजें ऊपर की तरफ उठ रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ और इसके साथ साथ ये भी आगे निकल गई। सिमिलर बेसिस पर यहाँ से कहीं से कुछ आ रहा होगा तो यहाँ से फिर नीचे सबटेंड कर दिए। अब देखो यहाँ पर कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पर ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डिपेंडेंट है इस चीज पर कि ये यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ ऊपर बनेगा। अगर ये लो प्रेशर सिस्टम है तो लो प्रेशर सिस्टम में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीजें मूव होंगी और ऊपर चलते चलते ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा साइक्लोनिक कंडीशन। इसी तरीके से यहाँ पर देखो हाई प्रेशर सिस्टम है तो यहाँ पर साइक्लोनिक मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा, और इसकी वजह से ये होगा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, ठीक है। पहले मैंने कुछ उल्टा बोल दिया है क्या शायद, एक मुझे ऐसा फील हो रहा है। जो भी है मैं एक बार फाइनल से क्लियर करता हूं कि ये बिल्कुल आप इसको अच्छे तरीके से समझना कि लो प्रेशर सिस्टम जब भी बनेगा तो आप देखोगे कि ये एक तरफ से तो ये कौन सा डायरेक्शन है, सॉरी ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जो भी प्रेशर बेल्ट होंगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो होंगी, साथ ही साथ ये ऊपर के डायरेक्शन में भी उठती होंगी क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम है। लो प्रेशर सिस्टम में चीजें ऊपर की तरफ मुड़ती हैं। तो ये जो एक साइक्लोनिक कंडीशन बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेसिस पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स। ये साइक्लोनिक कंडीशन है, इसी में अब ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती चलेगी। दूसरा जो होगा ये बनेगा हमेशा ट्रफ पर, ठीक है, याद रखना। जो भी रिज है, रिज के टाइम पर यहाँ पर चीजें सबटेंड हो रही हैं, तो चीजें जब भी सबटेंड होंगी यहाँ से यहाँ पर आ रही हैं तो यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम में चीजें हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, मतलब कि इस डायरेक्शन में, और ये धीरे धीरे सबटेंड होगी तो ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सबटेंड हो रही है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेशन का एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगा, ठीक है। वो जो टेबल आपको बनाया था, मैंने बताया था, आप उसको एक बार रिवाइज करना, उसको भूलना मत कि यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी चार फॉर्म्स आ रहे थे उसको आप लोग देखने की कोशिश करना। सॉरी यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम, यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम है, तो उस बेसिस पर आप साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक चीजों को देख लेना, ठीक है। ओके, तो इस बेसिस पर हमने पढ़ा कि भाई ये क्लाइमेटिक मॉड्यूलेशन काफी हद तक जेट स्ट्रीम्स करता है। अब यहाँ पर हमें पता है कोरियोलिस इफेक्ट भी लगता होगा, तो कोरियोलिस इफेक्ट के चलते ही तो हमने बताया कि ये साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप करता है। यहाँ पर कुछ एयर मासेस होते हैं जो कि एयर मासेस अपने आप में, एयर मासेस क्या है बस अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम लोग एयर मासेस को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो वहाँ पर एयर मास भी सबटेंड हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर एयर मासेस को हम पढ़ेंगे तो और भी क्लियर होगा। इंडियन मॉनसून के मैकेनिज्म में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। नॉर्मली जब भी हम इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम इस स्लाइड को वापस से पढ़ के डील करेंगे। वहाँ पर इसमें देखेंगे कि किस हिसाब से इंडियन मॉनसून में ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है इसका क्या रोल है। बेसिकली विंटर सीजन में आप बात करोगे तो यहाँ पर साउथ वेस्ट मॉनसून जो होते हैं इंडिया में वो तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की वजह से आते हैं, जो कि ये टेम्पररी
जेट स्ट्रीम था। लेकिन जो ठंडियों में कभी कभी दिल्ली के रीजन में बारिश होता है या फिर वो होता है, उनके पीछे वेस्टर्लीज का कारण होता है। वो क्या करते हैं ना कि मेडिटेरेनियन सी उसी रेंज में मिलता है, आप मैप उठा के देखना तो मेडिटेरेनियन सी जो है वो दिल्ली के आसपास वाले लैटिट्यूड में ही मिलता है। और वहां पर वो लोग क्या करते हैं ना कि दिल्ली के रीजन में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, और जब भी ये वेस्टर्लीज चलते रहते हैं तो ये इस लो प्रेशर सिस्टम को अपने आपस में कनेक्ट करते हैं और इससे इसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है, मतलब थोड़ा मजबूती मिलता है। तो ठंडियों के टाइम पर ये जब भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये भी अपना इन्फ्लुएंस देता है बारिश कराने में। जब भी लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ उठने के साथ साथ क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर रेन वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पर विंटर सीजन में आप देखोगे जब बारिश होती है तो उसके पीछे कभी भी आपसे कोई पूछे कि ठंडियों टाइम जैसे कि अक्टूबर या फिर नवंबर टाइम पे या फिर कभी दिसंबर जनवरी में जब भी बारिश होती है तो इसमें बारिश क्यों हो रही है, तो सिंपल सा रीजन है वेस्टर्लीज की वजह से बारिश हो रही है। ये जो भी आती है ना कि नॉर्मली मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्ट एयर उठाती है और कहीं ना कहीं इंडिया के जहां पर भी हाई प्रेशर सिस्टम बनता होगा वहां पर इसको गिराती है नीचे की तरफ, जो कि कहीं ना कहीं दूसरे लो प्रेशर सिस्टम के पास पिक होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मॉइस्चर एयर लो प्रेशर पे जाता है और यहाँ से जब उठता है तो यहाँ पर होती है बारिश। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर ही हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता रहता है, तो इसकी वजह से बारिश वगैरह का सीजन चलता रहेगा। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि इंडियन मानसून टाइम पर ईस्टर्ली जेट जो है वो टिबेटन प्लेटू के हीट होने से वो कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि देखा था ईस्टर्ली जेट के साथ साथ सोमाली जेट जो होती है वो भी एक हेल्पफुल कंडीशन प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ जो परमानेंट प्रिवेलिंग विंड है हमारा, प्रिवेलिंग विंड सिस्टम में कौन सा आता है, ये वेस्टर्लीज वेस्टर्न जेट, तो इसको भी हम कंसीडर करते हैं। तो ऐसे ही सीजनल माइग्रेशंस भी इनके होंगे। सीजनल माइग्रेशंस में क्या कि विंटर सीजन में क्या होगा कि ये विंटर सीजन में थोड़ा सा पोलर साइड शिफ्ट होंगे, ठीक है, और सॉरी पोलर साइड इक्वेटर के साइड में शिफ्ट होंगे। और जब भी यहाँ पर समर सीजन आएगा तो हमें पता है कि समर सीजन में ये पोलर साइड में शिफ्ट होंगे, क्योंकि जो टिल्टिंग है अर्थ की वो टिल्टिंग कुछ इस हिसाब से है। तो टिल्टिंग जब यहाँ पर सन की यहाँ पड़ेगी तो इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। और जब भी सन यहाँ पर है और हमारा अर्थ ये रहा तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में जब सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है तो यहाँ पर चीजें थोड़ी इधर साइड में शिफ्ट होती है। तो मतलब एक टाइप में यहाँ पर पोलर साइड में शिफ्ट होगी जब समर का टाइम होगा, जब विंटर का टाइम होगा तो ये थोड़ा इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होती है। तो सीजनल माइग्रेशन चलता रहता है इन सब ट्रॉपिकल जेट का, हमेशा 30 डिग्री पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, एक वेरिएशन में ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम बात करें कि ये नॉर्थ ईस्ट मानसून में कैसे ट्रिगर करते हैं तो देखो क्या होगा कि जो भी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो ठंडी के टाइम मतलब कि जब भी रिट्रीटिंग मानसून जिसको हम लोग बोलते हैं, जब मानसून चला जाने लगता होगा, मतलब कि मंथ है आपका अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, इन सब की बात कर सकते हो। तो देखो क्या होता है कि फिर भी बारिश होती है एक बार फिर से। तो जो रिट्रीटिंग मानसून की बारिश होती है वो वेस्टर्लीज के द्वारा ही ड्राइव होती है। क्या होता है कि जो भी नदर्न ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे इंडिया का, वहां पर क्या होता है कि एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, मतलब वहां से वेस्टर्लीज नीचे की तरफ सबटेंड करती है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ से विंड उठती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। यही विंड है जो कि उत्तर प्रदेश बिहार ये सब वाले जो रीजन है ना यहाँ पर थोड़ा ठंडा विंड अपना देती है। और साथ ही साथ जब यहाँ पर क्योंकि जो भी विंड बहती है तो उसको कोई भी पानी नहीं मिला होता है तो चिलिंग इफेक्ट थोड़ा सा देती है, ठंडा कर देती है, इतना ठंडा भी नहीं लेकिन बहुत ही हल्का सा टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन इसके बाद जब ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठा लेती है तो आप देखोगे कि जो भी उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पर तमिलनाडु वाला जो रीजन है, तमिलनाडु वाले रीजन में ये चूंकि मॉइस्चर हो चुकी होती है तो यहाँ पर ये बारिश करवा देती है। ठीक है, तो इस बारिश के पीछे रीजन किसका होगा, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ही इसके पीछे का रीजन होता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून में सिंगल रीजन देखो ये नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज को ये एड ऑन करता है, क्योंकि मानसून के ऐसे बहुत सारे फिनोमेनास हैं जिसका अभी तक हमको 100% नॉलेज नहीं हो पाया है कि हमारा मानसून किन किन फैक्टर्स से ड्रिवन है, इसीलिए इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है हमारे मानसून का। हालांकि साइंटिस्ट दिन पर दिन काफी हद तक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी ये 100% रीजन हमको पता नहीं चल पाए हैं। 6-7-8 रीजन हमने बनाए हैं जिसके बेसिस पर हम मानसून को आज के टाइम पे प्रेडिक्ट करते हैं। मोर और लेस कभी उस पर टिक जाता है और कभी नहीं टिकता है। तो जब टिक जाता है तो हमको समझ आता है कि यही है, लेकिन जब उसको फॉलो नहीं करता तो समझ आता है कि देयर आर सर्टेन डिफरेंट फैक्टर्स आल्सो जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वहां से भी इस चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पर जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो भी ये वेस्टर्लीज हमारे पास साथ देता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम और एविएशन में काम आता है कि भाई अगर आपको इसी जेट स्ट्रीम के लॉन्ग डायरेक्शन में जाना है तो जो भी जेट्स होते हैं वो इस पाथ को लेते हैं कि ये सेंटर में होने के साथ साथ ये इधर भाग जाते हैं। लेकिन जब इसके जस्ट ऑपोजिट आना होता है तो इसको एकदम से अवॉइड करते हैं कि कहीं जेट स्ट्रीम उनको सामने मिल ना जाए। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार इसका यूज नहीं भी करते हैं। ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि बहुत बार देखो वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह हुआ, वोल्केनिक इरप्शन अगर इस जेट स्ट्रीम के द्वारा कैच कर लिया गया तो होगा यूं कि इस जेट स्ट्रीम के अंदर पूरा का पूरा धुआं वगैरह निकलने लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर थोड़ा भी वीक हुआ तो ये मियांडर करने लगता है, तो जो भी जेट्स वगैरह उड़ते रहते हैं उनके विंग्स पर अचानक से प्रेशर क्रिएट होता है कि ये अचानक से टिल्ट जब होते हैं तो इन सबके चलते थोड़ा सा इनको अवॉइड भी किया जाता है। वो वेदर कंडीशन पे हमको पता चल जाता है कि इसका जेट स्ट्रीम का शेप कैसा होने वाला है, कब इसको लेना है कब नहीं लेना है, तो इस हिसाब से चीजें डिस्कस कर ली जाती हैं। देखो दूसरे प्लैनेट्स पर भी आपको देखने को मिलता है जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि आप देखो जैसे कि जुपिटर प्लैनेट है, जुपिटर प्लैनेट अपने आप में काफी खूबसूरत प्लैनेट है। तो जो ये सुंदरता इसकी ब्राउन कलर और व्हाइट कलर के पैचेस में दिखती है वो आप देखोगे कि ऐसे सोल्स में दिखती हैं, और सोल्स भी ऐसे ही आपको 30 डिग्री पर, उसके 60 डिग्री पर ऐसी जगह पर देखने को मिलेगी जो क्लियर इंडिकेशन है वहां के जेट स्ट्रीम्स का। ठीक है, फिर ये आता है एयर मास। ठीक है, यहाँ पर हम इस लेसन को एंड करते हैं। एयर मास के टाइम से हम चीजों को फिर से रेस करेंगे, मतलब एयर मास अपने आप में फिर से बहुत बड़ा चैप्टर है। तो एयर मास में ये कहाँ से बनता है, एयर मास क्या होता है, जब दोनों मिलते हैं तो फ्रंट कैसे बनता है, फ्रंट कितने टाइप का होता है, इसके पीछे कौन सा वीडियो हम लोग यूज करके देखेंगे, ये सब तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। आज फिर से छोटा सा लेक्चर है, संडे के टाइम पर भी मैं इसको दे दूंगा, तो संडे में भी आपको एक वीडियो एयर मास का मिल जाएगा। ठीक है, तो एयर मास का वीडियो संडे और मंडे से वैसे ही कंटिन्यू रहेगा वीडियो। तो फिर यहाँ पे इसको मैं एंड करता हूँ आज के, और आज के भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं एयर मास जब एंड करूंगा